हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ, लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बोलते हैं एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, सोशल सर्विस देना होता है, पब्लिक सर्विस देना होता है, जिनका मेन मोटिव। ठीक है, तो अपन इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें अपन समझेंगे कि एनपीओज में इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे और इसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले अपन को लिखा हुआ है जो हेडिंग आई है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है पहले इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी इनका जो मेन मोटिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। ये होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, जैसे कि होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, होलसेल का बिजनेस आ जाता है, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी रिटेल ट्रेड का आ जाता है, ठीक है, और जो ये लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को, एंड सर्विस भी सेल करते हैं, रेंडरिंग वंस। यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अब इनमें पूछा जाएगा भैया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आ जाता है, इसमें होलसेल का बिजनेस आ जाता है, रिटेल का बिजनेस आ जाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, सर्विस को भी सेल करते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर अपन को, क्योंकि चैप्टर में तो पढ़ना है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले ट्रेडिंग को समझना जरूरी था। अब इसके बाद अपन समझ रहे हैं एनपीओ यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेंटेंस रहेगा, क्या मीन रहेगा इसका। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच आर एस्टेब्लिश होती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सोशल एंड पब्लिक सर्विस, जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, मेन मोटिव क्या होता है, सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस देना। ये होते हैं जी एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ऐसे ही अपन समझेंगे कि एनपीओ में क्या क्या इंक्लूड करने वाले, जिसमें आता है लिटरेरी सोसाइटीज आ सकती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लब आ सकते हैं, हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर प्रमोट आर्ट एंड कल्चर के लिए आ सकता है, वर्क्स यूनियन आ सकती है, एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटीज आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है एनपीओ में। और इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस देना, पब्लिक सर्विस देना, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। इसे अपन बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड से ही आ रहा है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना, जिनका फर्स्ट मोटिव ही प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो आई होप कि गाइस दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। एनपीओ में डिफरेंस समझ में आया होगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इस अपन बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनपीओ की, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अपने सामने सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो एनपीओ होते हैं वो सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन होते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव। अपन ने ये बात समझी थी कि इनका मोटिव जो रहेगा वो सर्विस रहेगा, प्रॉफिट जनरेट करना इनका मोटिव नहीं है। थर्ड है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी वेलफेयर वर्क, यानी इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो वेलफेयर वर्क के लिए ही होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि सोर्स ऑफ फंड, यानी कि सबसे मेन पॉइंट है सोर्स ऑफ फंड, के इनके पास फंड आता कहां से, इनका सोर्स ऑफ मेन फंड कहां से आता है। लिखा हुआ है फंड्स आर जनरेटेड थ्रू रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, यानी एक तो मेंबर से पैसा आता है, जो भी एनपीओ के मेंबर्स होंगे तो उनसे पैसा आएगा, गवर्नमेंट से पैसा आएगा और अदर सोर्सेज से पैसा आएगा। तो ये सोर्स ऑफ फंड का मेन जरिया है इनका पास पैसा आने का, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट है री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इस फंड को अब ये री इन्वेस्ट करते हैं कहां कहां पे, लिखा हुआ है दिस ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर इनकम अगेन इन वेलफेयर वर्क, यानी कि जो इनकम आई है उसको ये किसमें यूज करते हैं, वेलफेयर वर्क के लिए यूज करते हैं। इनकम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसे सोशल वेलफेयर के वर्क किए जाते हैं। सोर्स ऑफ फंड बता दिया कि पैसे कहां से आते हैं इनके पास, कि मेंबर्स आएंगे, गवर्नमेंट से आएंगे, अदर सोर्सेज से आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 पॉइंट लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड पर्सन, यानी इसमें जो मैनेजमेंट होता है जो एनपीओ में वो पर्सन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब उसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन मैनेजमेंट में रहेगा, तो जो मेंबर्स होते हैं एनपीओ के वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन है, सर्विस मोटिव है, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी वेलफेयर वर्क है, सोर्स ऑफ फंड यानी पैसा कहां से आता है, इनका सोर्स होता है,
फिर उस पैसे का कहां पे यूटिलाइज करते हैं ये बता दिया। उसके बाद मैनेजमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, तो वो पर्सन से ही उनके द्वारा मैनेजमेंट सेलेक्ट होता है और वही मैनेजमेंट एनपीओ को चलाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अपन ने एक तो डिफरेंस पढ़ा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, और एनपीओ के बीच में, और एक अपन ने डिफरेंसेस यानी, और उसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस जैसे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ऐसे ही एनपीओ भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और ट्रेडिंग के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको समझते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी रिक्वायर्ड होती है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ है ऑल्दो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। आई नो दैट, ये बात तो आप भी जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने की तो इनको जरूरत है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना होता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग और पी एंड एल क्यों बनाएंगे? ना तो ये गुड्स सेल करते हैं ना ये परचेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसीलिए यहाँ पर पी एंड एल और ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम ड्यूरिंग द ईयर वाज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस और नॉट। यानी इनके लिए इसलिए बनाया जाता है कि जो इनकम आई है, अब इनकम कहां से आई है, तो सोर्स ऑफ फंड में पड़ा था, मेंबर से आती है, गवर्नमेंट से आती है, अदर सोर्सेस से आती है। फिर ये लोग उससे खर्चा करते हैं एनपीओ के अंदर, जो भी सोशल इनका वेलफेयर में जो काम करते हैं, इनका जो मोटिव होता है उसमें ये खर्चा करते हैं। तो वो देखते हैं कि जो सफिशिएंट एक्सपेंसेस जो है वो है या नहीं हुए, यानी उस इनकम से उन एक्सपेंसेस की पूर्ति हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसलिए ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दे आर टू प्रोवाइडेड the necessary financial information to members को इंफॉर्मेशन देनी होती है, डोनर्स जो इनके पैसे डोनेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड ऑल्सो टू रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस दे हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इनके फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें बनेंगी? पहला इसमें लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो एज अ कैश अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे अपन कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे अपन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा है गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे पी एंड एल बनाते हैं सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और थर्ड है अपना बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो जैसे अपन ने सीखे वैसे ही बनाते हैं, यानी इसमें तीन अकाउंट बनेंगे, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, और बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती कि स्टेटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसके अंदर अपन तीन चीज बनाएंगे। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है। क्यों करती है? तो अपन ने बताया कि जो इनकम आई है उससे एक्सपेंसेस की पूर्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो इनकम सफिशिएंट है या नहीं, वो चेक करना पड़ता है। और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी पड़ती है मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को, रजिस्ट्रार को। ठीक है, इसलिए अपन को क्या बनाना पड़ता है, एनपीओ को क्या बनाना पड़ता है, तीन अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज अ कैश अकाउंट की तरह प्रिपेयर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ पी एंड एल की तरह प्रिपेयर होता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, उसको अपन समझते हैं। लिखा हुआ है स्टडी ऑफ सर्टेन स्पेशल आइटम is necessary before we learn to prepare the above statement। यानी कि अपन को इसमें लिखा हुआ certain study of certain special items is necessary before to learn prepare above statement। यानी इन स्टेटमेंट को बनाने से पहले इसके कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उनकी स्टडी अपन को करनी पड़ेगी, तब जाके अपन इसके फाइनल अकाउंट को बना पाएंगे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके जो कुछ स्पेशल आइटम्स है ना, वो अपन एक बार समझ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर, यानी कौन कौन से आइटम जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जिसमें आता है सब्सक्रिप्शन, इसको अपन डेप्थ में समझेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर, सेल प्रोसीड ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, परचेज एंड सेल ऑफ मैगजीन्स एटसेट्रा, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड गेम्स मटेरियल, होनोरेरियम, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और अदर रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि ये सारी की सारी चीजें अपन समझेंगे, यानी कि इनको डेप्थ में समझेंगे। तो अपन ने अभी सिर्फ इतना समझा है कि ये स्पेशल आइटम्स हैं इसके, तो जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अगर दूसरे नंबर पे जो इसमें लिखा हुआ है आइटम फुल्ली कैपिटल नेचर के, अब इसमें कुछ आइटम जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जैसे इसमें लेगेसी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, और परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और ये कुछ रेवेन्यू नेचर के हैं।
सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल स्टोर, सेल ऑफ प्रोसीड, अमाउंट रिसीव, परचेज एंड सेल ऑफ मैगजीन एक्सेट्रा, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड गेम्स मटेरियल, होनोरेरियम, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और अदर रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और फुल्ली कैपिटल नेचर के जो आइटम्स है वो है लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है गाइस, तो ये कुछ सम स्पेशल आइटम्स है, इसको अपन डेप्थ में समझेंगे, लेकिन आज अपन ने केवल इस लेक्चर के अंदर इसके आइटम्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से आइटम्स, सम स्पेशल आइटम्स रहेंगे इसमें। ठीक है, आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही है गाइस, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।